नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस समय द आईआर शो में। तो दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यूरोपियन यूनियन और चाइना के रिलेशनशिप को लेके आ रही है। इस समय इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है यूरोपियन यूनियन और चाइना के रिलेशनशिप को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को याद होगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस बात को कि एक समूह जैसे एक छोटे से देश ने चीन से होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत बड़ा बयान दिया और उनकी वहाँ की नवनिर्वाचित प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो इस इन्वेस्टमेंट पे अब विचार करेंगी दोबारा और जल्द ही हो सकता है समूह इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे। तो दोस्तों, ये तो एक सेटबैक अभी मिला ही था एक छोटे से देश से चाइना को कि इसके बाद ही यूरोपियन यूनियन की अभी 21 मई को एक असेंबली हुई है पार्लियामेंट की। यूरोपियन यूनियन की जो अपनी पार्लियामेंट होती है उसकी असेंबली हुई है और ये असेंबली जो है की जानी थी जो CAI एग्रीमेंट किया गया था पिछले साल चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में 20 दिसंबर 2020 में, उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ आश्चर्य की बात ये हुई है कि यूरोपियन यूनियन की मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, यानी उन्होंने इसको रेटिफाई करने से मना कर दिया। 95% जो वोटिंग हुई है वो चाइना के अगेंस्ट में हुई है, जिसकी वजह से अब ये जो बिल है ये पाइपलाइन में चला गया है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो बिल है वो फ्रीज़ कर दिया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन द्वारा चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि उसकी डिप्लोमेटिक डिफीट को भी बताता है। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और देखना ये होगा कि अब यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का चाइना किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन चाइना को इस तरीके से सेटबैक देगा ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की चाइना के साथ इस डील को कराने के लिए खुद जर्मनी ने बहुत ही ज़्यादा मीडिएट किया था और उसने बहुत ही ज़्यादा अपना प्रयास किया था कि ये डील हो सके, जिसकी वजह से ये डील पिछले साल दिसंबर 2020 में साइन भी की गई थी। लेकिन दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने इस डील को सरासर नकार दिया और इसको फ्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से चीन को अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन के साथ अपने इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहला टॉपिक जो है वो फ्रीजिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन चाइना ट्रेड डील एट 21 मई 2021, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि चाइना की जो डील है यूरोपियन यूनियन के साथ उसको जो है फ्रीज़ कर दिया गया। लेकिन अगर फिर भी यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, इस डील के लिए यूरोपियन यूनियन और चाइना ने 7 साल का समय लगाया। 7 साल की काफ़ी मशक्क़त और मीडिएशन के बाद ही ये डील पिछले साल दिसंबर 2020 में हो पाई थी, जिसमें जर्मनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। साथ ही इस डील में चाइना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि एक तरफ चाइना को जहां बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भी इस बार चाइना ने अपने मार्केट जो लॉस थे वो लिबरल कर दिए थे, जिससे यूरोपियन यूनियन को भी चाइना के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट मिल पाए। लेकिन अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हॉल्ट पे चली गई हैं और ये दोनों ही चीज़ें अब फ्रीज़ हो गई हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो है ह्यूमन राइट वायलेशन और हांगकांग का इशू। दोस्तों, ह्यूमन राइट वायलेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन किसी और चीज़ का नहीं बल्कि जिंगजियांग प्रोविंस में जो उइगर मुस्लिम्स हैं, उन मुस्लिम्स के ऊपर जो चाइना की एट्रोसिटीज़ और चाइना का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उइगर मुस्लिम्स पे, उनको लेके यूरोपियन यूनियन ने चाइना से बहुत ही ज़्यादा अपना विरोध जताया था। लेकिन विरोध जताने के बावजूद चाइना ने इस पर बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही साथ अगर हम लोग हांगकांग की बात करते हैं तो हांगकांग में जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पहले ये इंग्लैंड के कब्ज़े में था, लेकिन इंग्लैंड ने इसको लीज़ पे दिया था चाइना को, जिसको चाइना के लीज़ के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2049 तक
ये जो था ऑटोनमस स्टेट थी, लेकिन चाइना ने उन सारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन सारे नियमों को दरकिनार किया और बहुत ही मजबूती तरीके से वहाँ के नियमों को बदल के वहाँ पे जो अपने रूल्स थे उनको लागू करता गया और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको जो है उसने इनक्रोच कर दिया। हांगकांग जो कि यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो कैपिटल मार्केट है या वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी वेस्टर्न नेशंस से प्रभावित हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अभी भी यूरोपियन यूनियन को सूट करती थी और साथ ही साथ यूएसए वगैरह को भी सूट करती थी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था यूरोपियन यूनियंस के लिए चाइना की तरफ से। साथ ही साथ जो चाइना की असर्टिवनेस है और रिटेलिएशन है यूरोपियन यूनियन के प्रति, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रही कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन को फ्रीज़ करने के लिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ने एचआर इशू को लेकर, हांगकांग के इशू के लेकर चाइना के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने यहाँ सैंक्शंस लगाए ये सोच के कि चाइना इसके बदले में उनकी बातों को मानेगा और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में बदलाव करेगा, इसके बजाय चाइना ने रिटेलिएशन किया और रिटेलिएशन में उसने खुद ही जो यूरोपियन यूनियन के 4 MEPs थे, MEPs का मतलब दोस्तों यहाँ पे मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से है, तो उन 4 MEPs पर चाइना ने सैंक्शंस लगा दिए। यानी चाइना ने सैंक्शंस का बदला सैंक्शंस से लिया। इस रेजोल्यूशन में फ्रीजिंग का कारण एक पीछे से जो लोगों का बताना है या जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का 8 मई को अभी वर्चुअल समिट हुआ था और बताया यही जा रहा है कि इस वर्चुअल समिट में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को ये कहा कि वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में आ सकता है चाइना के लिए, जिससे यूरोपियन यूनियन को जिस मार्केट की तलाश है वो उसकी मार्केट की उस तलाश को इंडिया कहीं ना कहीं पूरी कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया भी चाइना की तरह ही एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में भी अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए आप जानते हैं इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और यूरोपियन यूनियन को इंडिया जैसी एक बड़ी मार्केट की। तो कहीं ना कहीं ये बात भी यूरोपियन यूनियन को समझ में आई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन को कहा जा रहा है कि उसने इस एग्रीमेंट को फ्रीज़ कर दिया। अब जो इसके रीज़न्स हैं वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यूरोपियन यूनियन का एक मैप देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में दोस्तों लेकिन यूके को मत शामिल करिएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा इस समय यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन ब्रेग्जिट होने से पहले इसमें 28 देश थे। जो 28वां देश था वो कोई और नहीं बल्कि यूके ही था। ये जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 में maastricht ट्रीटी के द्वारा हुई थी। और यूरोपियन यूनियन दोस्तों और कुछ नहीं है, 27 देशों का एक ऐसा इंटीग्रेटेड ब्लॉक है जो कि 2 पर्पसेस के लिए बनाया गया। एक आपका पॉलिटिकल ब्लॉक के तौर पे और दूसरा जो है आपका इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पे। जो दोस्तों पॉलिटिकल ब्लॉक जो है उसका मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की फैसिलिटेशन इन 27 देशों के अंतर, यानी कि इन 27 देशों में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन चलाना जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग के तौर पे काफ़ी फैसिलिटेट करें। साथ ही साथ जो ट्रेड वगैरह है उसको भी अच्छा किया जाए, ऐसे नियम बनाए जाएं जो 27 देशों में लगभग लागू हों, जिससे ट्रेड वगैरह की जो फैसिलिटेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। तो ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड ब्लॉक है दोस्तों। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बाल्टिक नेशंस भी आप देख सकते हैं राइट साइड में, जो कि बाल्टिक सी के ईस्ट में पड़ते हैं, जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर एक बार मैप में खुद से भी इन सब चीज़ों को देखिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।